नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप में पहले वर्ड हम लोग सीखेंगे एसेंट। एसेंट की मीनिंग होती है अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट यानी किसी चीज़ का नीचे से ऊपर की तरफ जाना कहलाता है एसेंट। प्लांट के संदर्भ में अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम रूट टू शूट। रूट से शूट की तरफ किसी चीज़ का अगर मूवमेंट हो तो उसे आप एसेंट कहें। तो प्लांट में अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है द मूवमेंट फ्रॉम रूट टू शूट, यानी जड़ से तने की तरफ। अब जो यहाँ पर सैप वर्ड है, अब ये मूवमेंट किस चीज़ का हो रहा है वो देखा जाए तो कहते हैं ये जो सैप है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है मिनरल का। सैप का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब जो प्लांट पानी का एब्जॉर्प्शन करता है रूट से, बाद में इसी पानी को वो रूट से शूट की तरफ भेजता है। ये जो पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट सॉइल से, वो एक्चुअल में केवल वाटर नहीं होता बल्कि उसके अंदर कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये पानी रूट से शूट की तरफ चढ़ेगा तो इसे एसेंट ऑफ वाटर नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो वाटर है वो प्योर नहीं है बल्कि इसके अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं। और जब भी कहीं पर मिनरल्स प्रेजेंट हों और ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन दिखाई दे रहा हो तब उसे हम बोलते हैं सैप। तो यही जो वाटर है जिसमें मिनरल प्रेजेंट हैं, इसके कंडक्शन को फ्रॉम रूट टू शूट इज़ नोन एज एसेंट ऑफ सैप। ये है एसेंट ऑफ सैप। अब यहाँ पर हम लोग मेनली जो है एसेंट ऑफ सैप की थ्योरीज पर ध्यान देंगे। थ्योरीज रिलेटेड टू एसेंट ऑफ सैप। पहली कैटेगरी थ्योरी की जो है यहाँ पर वो है ऐसी थ्योरीज़ का ग्रुप जिसे हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरीज़ कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरीज़। तो ये जो ग्रुप है इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और इस ग्रुप को हम कह रहे हैं वाइटल फोर्स थ्योरीज़। अब जितनी भी थ्योरीज़ एसेंट ऑफ सैप की इस ग्रुप में आती हैं वो सारी थ्योरीज़ ये कहती हैं कि एसेंट ऑफ सैप होता है ड्यू टू अ फोर्स विच डेवलप्स इन लिविंग सेल। ड्यू टू अ फोर्स which develops in living cells। जितनी थ्योरीज़ वाइटल फोर्स थ्योरीज़ की हेडिंग में आएंगी सारी थ्योरीज़ ये कहती हैं कि जो फोर्स पानी को जड़ से तने की तरफ चढ़ाता है वो फोर्स हमेशा लिविंग सेल्स में डेवलप होता है। यानी यहाँ पर जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी वाइटल फोर्स थ्योरीज़ की बात आएगी तो हम एसेंट ऑफ सैप में किसका इन्वॉल्वमेंट मानेंगे, कहते हैं लिविंग सेल्स का। ये लिविंग सेल्स ही हैं जिन लिविंग सेल्स के अंदर वो फोर्स डेवलप हुई जिस फोर्स ने पानी को जड़ से तने पर चढ़ा दिया। अब वाइटल फोर्स थ्योरीज़ की कैटेगरी में पहली थ्योरी देखिए। पहली थ्योरी है पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी।
इन सारी थ्योरीज़ का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इससे रिलेटेड साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछे जाते हैं। तो पल्सेशन थ्योरी को सबसे पहले दिया था, इट वाज गिवन बाय सर जेसी बोस। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे। जेसी बोस का प्लांट फिजियो में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, तो ये थ्योरी मेनली सर जेसी बोस की दी हुई थी। और इस थ्योरी का एक मेन पॉइंट ये है कि इस थ्योरी के हिसाब से जो लिविंग सेल्स एसेंट ऑफ सैप में इन्वॉल्व हैं वो एक्चुअल में इनर कॉर्टिकल सेल्स हैं। यानी जो इनर कॉर्टिकल सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, यही वो सेल्स हैं जिन सेल्स में एक फोर्स डेवलप होती है और ये फोर्स ही एसेंट ऑफ सैप कराती है। तो एसेंट ऑफ सैप होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स इनर कॉर्टिकल सेल्स में बनती है। ये पल्सेशन थ्योरी कहती है। अब ज़रा हम लोग पल्सेशन थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पल्सेशन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए सर जेसी बोस ने एक प्लांट लिया था, वो था डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस का कॉमन नेम है इस प्लांट का टेलीग्राफ प्लांट। ये टेलीग्राफ प्लांट है। तो अपनी पल्सेशन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए सर जेसी बोस ने जिस प्लांट का यूज़ किया था वो है डेस्मोडियम गायरेंस, दैट इज़ टेलीग्राफ प्लांट। इस तरह का डायग्राम हम लोग कई बार पीछे एब्जॉर्प्शन में भी बना चुके हैं। ये सॉइल सरफेस है, ये हमने स्टेम ले रखी है, ये रूट है, ये रूट है, और अगर ध्यान हो आपको तो ये जाइलम चैनल्स दिखा रखे हैं ऑफ स्टेम एंड रूट। तो एक्सपेरिमेंट सर जेसी बोस का क्या है कि जेसी बोस ने एक इलेक्ट्रिक प्रोब लिया, एक इलेक्ट्रिक प्रोब लिया गया और इस इलेक्ट्रिक प्रोब को, ये निडल की तरह होता है, इस इलेक्ट्रिक प्रोब को प्लांट के अंदर इस तरह से गाड़ दिया गया और इसे पुश करते हुए यानी प्लांट में इंसर्ट करते हुए कहाँ तक ले गए? कहते हैं इसे ले गए इनर कॉर्टिकल सेल्स तक। इनर कॉर्टिकल सेल्स तक। और जिस प्रोब को इंसर्ट करके इनर कॉर्टिकल सेल्स तक ले गए, उस प्रोब के एक एंड पर गैल्वेनोमीटर अटैच था। तो जेसी बोस ने डेस्मोडियम गायरेंस या टेलीग्राफ प्लांट लिया, एक प्रोब लिया जिसके एक एंड पर गैल्वेनोमीटर अटैच था, और इस प्रोब को उठाकर इन्होंने इस प्लांट में इंसर्ट किया और इंसर्ट किया अप टू द इनर कॉर्टिकल सेल्स, यानी जहाँ पर इनर कॉर्टिकल सेल्स पाए जाते थे वहाँ तक। जब ये इनर कॉर्टिकल सेल्स तक इसे ले गए तो इन्होंने ये देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें पल्सेटरी एक्टिविटीज़ दिखाई देने लगी। तो जो गैल्वेनोमीटर था, जब इलेक्ट्रिक प्रोब इनर कॉर्टिकल सेल्स तक पहुंच गया तो गैल्वेनोमीटर में बहुत तेज़ी से डिफ्लेक्शन आने लगा। हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया? कहते हैं पल्सेटरी एक्टिविटी, पल्सेटरी एक्टिविटीज़। इसको हिंदी में समझे तो ऐसे कि जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो तेज़ी से इस तरह से हिलने लगी। अभी ये बिल्कुल ऐसे थी जैसे प्रोब इनर कॉर्टिकल सेल्स तक पहुंचा, गैल्वेनोमीटर की जो
सुई थी वो तेज़ी से इस तरह से हिलने लग गई, पल्सेटरी एक्टिविटी शो करने लगी। इससे पता ये चला कि जब गैल्वेनोमीटर में पल्सेटरी एक्टिविटी दिखाई दी तो इससे ये पता चला कि जो इनर कॉर्टिकल सेल्स है जहाँ पर पल्सेटरी एक्टिविटी आई है, तो इनर कॉर्टिकल सेल्स में तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट हो रहे हैं लगातार। से ये पता चल गया कि इनर कॉर्टिकल सेल्स आर शोइंग contraction and expansion movement continuously। लगातार। अब जो इनर कॉर्टिकल सेल्स में तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पानी को रूट के जाइलम चैनल्स में पुश कर दिया गया। इन पल्सेटरी एक्टिविटीज़ की वजह से जो पानी था उसको जाइलम चैनल्स में पुश कर दिया गया, यानी पानी यहाँ से कॉर्टिकल सेल के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण ये जो रूट में जाइलम चैनल है इसमें पानी भर गया। अब जो ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये इतना ज़्यादा तेज़ होते हैं कि जो पानी यहाँ पर भरा, इन तेज़ कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ये पानी रूट के जाइलम चैनल से शूट के जाइलम चैनल में ऊपर की तरफ चढ़ गया। यह है सर्जेसी-बोस की थ्योरी। ये कहते हैं कि इनर कॉर्टिकल सेल्स में इतनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहे हैं, कि इसके वजह से एक फोर्स डेवलप हुई। इस फोर्स ने पहले तो जाइलम वेसल जो थी रूट की उसके अंदर पानी भरा, और बाद में इसी जाइलम वेसल ऑफ रूट से पानी जाइलम वेसल ऑफ शूट में चढ़ गया। ये बातचीत है जेसी-बोस की। अब ये जो थ्योरी है पल्सेशन थ्योरी या पल्सेशन थ्योरी, ये और बाकी की जितनी हम आगे वाइटल फोर्स थ्योरीज़ बताएंगे, ये सब की सब रिजेक्टेड थ्योरीज़ हैं। इनका आज के टाइम में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों रिजेक्ट की गई ये भी बताएंगे। अब हम लोग दूसरी वाइटल फोर्स थ्योरी पे आते हैं। दूसरी वाइटल फोर्स थ्योरी पे आते हैं, और दूसरी वाइटल फोर्स थ्योरी में नाम है रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी, जैसे एक और नाम दिया जाता है क्लैम्बरिंग फोर्स थ्योरी। क्लैम्बरिंग फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी है तो ये भी यही कहेगी कि भाई लिविंग सेल्स के अंदर वो फोर्स डेवलप होता है जो एसेंट ऑफ सैप कराता है। अब इसे दिया किसने था? इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, ये प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था गॉडल्विस्की। गिवन बाय गॉडल्विस्की। और ये थ्योरी कहती क्या है कि यहाँ पर जो लिविंग सेल्स इन्वॉल्व हैं एसेंट ऑफ सैप में, वो मेनली हैं जाइलम पैरेन्काइमा एंड मेडुलरी रेस। जाइलम पैरेन्काइमा एंड मेडुलरी रेस। इस थ्योरी के हिसाब से जाइलम पैरेन्काइमा एंड मेडुलरी रेस
आर इन्वॉल्व्ड। जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज इन्वॉल्व्ड। अब तीसरी वाइटल फोर्स थ्योरी पे आते हैं हम लोग। तीसरी वाइटल फोर्स थ्योरी है वेस्टरमेयर थ्योरी। इस थ्योरी का नाम ही साइंटिस्ट पे, तो यहाँ पर किसने प्रपोज किया ये नहीं कहना, ये साइंटिस्ट के नाम पे इन्होंने ने प्रपोज किया है। वेस्टरमेयर थ्योरी, वेस्टरमेयर थ्योरी। और वेस्टरमेयर थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर जो लिविंग सेल्स इन्वॉल्व्ड हैं सेंट ऑफ सैप में, वो मेनली जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, इसमें इन्वॉल्व नहीं। तो ये हो गई वाइटल फोर्स थ्योरीज। सेकंड कैटेगरी थ्योरी पे आते हैं, वो है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, सबसे पहले तो इसे किसने दिया, तो कहते हैं गिवन बाय प्रीस्टली। वही जोसेफ प्रीस्टली हैं जिनका केमिस्ट्री में खूब नाम आता है, प्रीस्टली। अब इस थ्योरी को समझने के लिए एक पीछे का एक पार्ट था, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये सॉइल सरफेस है और ये स्टेम है, ये रूट है, एज यूजुअल ये रूट हेयर्स हैं, और बीच में हम लोग क्या बनाते हैं, जाइलम चैनल्स, जो हो गए जाइलम चैनल्स। अब हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन में जब एक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे, यानी एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें दो भाग थे, ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक की याद दिलाएं आपको। ऑस्मोटिक ये कहता था कि सबसे पहले एटीपी की मदद से जो रूट में पाए जाने वाला जाइलम चैनल है, इसके अंदर आयंस का एक्युमुलेशन हो जाएगा, यानी बाहर से एटीपी का इस्तेमाल करते हुए रूट के जाइलम चैनल्स में आयंस का एक्युमुलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आयंस का एक्युमुलेशन हुआ तो अल्टीमेटली यहाँ पर साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल तो घट जाएगा, यानी यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया, क्योंकि यहाँ पे आयंस बढ़ गए। अब जब वाटर पोटेंशियल यहाँ पर कम हो गया तो ये नियर बाई सेल से पानी को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि नियर बाई सेल में वाटर पोटेंशियल यहाँ के मुकाबले ज़्यादा होगा, और वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर। हायर वाटर पोटेंशियल कहाँ है, नियर बाई सेल्स में। लोअर वाटर पोटेंशियल कहाँ है, जाइलम वेसल्स ऑफ रूट में। तो नियर बाई सेल से जाइलम वेसल में पानी जाने लग जाएगा। अब जब नियर बाई सेल से पानी निकलेगा तो नियर बाई सेल्स जो है इनके अंदर वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। अब ये कॉर्टिकल सेल्स से पानी को लेंगे, क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स में इनके मुकाबले वाटर पोटेंशियल अब ज़्यादा होगा। तो अब पानी मूव करेगा कॉर्टिकल सेल से नियर बाई सेल्स में। अब जब कॉर्टिकल सेल से पानी निकलेगा तो यहाँ वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। वाटर पोटेंशियल जब यहाँ घटेगा तो इसके मुकाबले रूट हेयर में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली पानी रूट हेयर से कॉर्टिकल सेल्स में आ जाएगा। अब रूट हेयर के अंदर वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, तो ये वाटर कहाँ से लेगा, सॉइल से ले लेगा जहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली ये कहा जाए कि यहाँ पर जो रूट में पाए जाने वाला जाइलम चैनल है, आयन एक्युमुलेशन के वजह से यहाँ तेज़ी से पानी भरेगा। यानी इतनी जगह पर देखो हम रेड से बना दे रहे हैं, ये फिल कर दे रहे हैं, ये पानी भर गया, इतनी जगह पानी भर गया। रूट में पाए जाने वाला जो जाइलम चैनल था वो पानी से पूरा भर जाएगा। अब जब यहाँ पानी भर जाएगा
तो पानी भरने की वजह से इस एरिया में एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पानी को रूट के जाइलम चैनल से शूट के जाइलम चैनल्स में पुश करेगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, एसेंट ऑफ सैप। तो ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है वो ये कहती है कि एसेंट ऑफ सैप होता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप्स इन द जाइलम वेसल्स ऑफ रूट एंड पुशेस द वाटर इनटू द जाइलम वेसल्स ऑफ शूट। यही पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो रूट के जाइलम वेसल्स में डेवलप हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। इसीलिए इस थ्योरी का नाम ही पड़ गया है रूट प्रेशर थ्योरी। तो ये मेनली है थ्योरी जिसे प्रीस्टली ने दिया था। तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगले पार्ट की कि रूट प्रेशर थ्योरी को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिली, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी, इसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। तो इसको रिजेक्शन के लिए कई पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट रिजेक्शन के लिए लेते हैं हम लोग, ड्रॉबैक्स। अब ज़रा ड्रॉबैक्स में देखिए, जो रूट प्रेशर बनता है जाइलम वेसल्स ऑफ रूट में, ये मैक्सिमम बन सकता है, यानी जो इसकी रेंज होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ होती है 1 to 2 ATM। तो जितना रूट प्रेशर रूट में डेवलप होगा वो 1 से 2 ATM ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो रूट प्रेशर में जो रूट के अंदर जो रूट प्रेशर डेवलप होता है उसकी रेंज होती है 1 से 2 ATM। बहुत कम है ये, बहुत ही कम, वेरी लेस। और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अगर कहीं पर 1 ATM प्रेशर है तो ये 1 ATM प्रेशर पानी को केवल 10 मीटर तक ही चढ़ा सकता है। तो इसका मतलब जो रूट प्रेशर की रेंज यहाँ पर दिखाई गई है 1 से 2 ATM, ये पानी को केवल 10 मीटर से 20 मीटर तक ही चढ़ा सकती है। इससे ऊपर पानी रूट प्रेशर की वजह से तो नहीं चढ़ पाएगा। अब बहुत से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म बहुत सारे और एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें प्लांट की जो हाइट है वो लगभग 30 मीटर से भी ज़्यादा हो जाती है, 30 मीटर से ज़्यादा। अब रूट प्रेशर तो 10 से 20 मीटर ही चढ़ा सकता है। तो ऐसे प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जहाँ पर हाइट 30 मीटर से भी ज़्यादा है, वहाँ पर ये थ्योरी एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन नहीं करती। इसीलिए इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा हाइट वाले प्लांट में एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसका दूसरा ड्रॉबैक देखिए, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए हम एक बीकर ले लें, मान लीजिए हम यहाँ पर एक बीकर ले लें और इसमें पानी रख दें और अब इसमें एक प्लांट को डिप कर दें इस तरह से, प्लांट को डिप कर दें और इस प्लांट का रूट सिस्टम पूरी तरह रिमूव कर दिया, रूट सब हटा दिया। देख लीजिए जड़ दिखाई नहीं हमें, पूरी रूट हटा दी। जब इसका रूट पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया तो पक्की बात है कि जो प्रेशर रूट में डेवलप हो रहा है वो यहाँ तो डेवलप होगा नहीं। यानी इस केस में
रूट प्रेशर कितना होगा। जब आपने रूट ही रिमूव कर दिया तो रूट प्रेशर कितना आएगा भाई, यहाँ पर फिर रूट प्रेशर आएगा 0। भाई जब रूट ही नहीं है तो रूट प्रेशर कहाँ से आ जाएगा, तो रूट प्रेशर तो 0 हो गया। यानी अगर रूट प्रेशर ही अकेला वो प्रेशर है जो एसेंट ऑफ सैप को कराता है, तो फिर इस प्लांट में पानी का ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने रूट रिमूव कर दिया, रूट प्रेशर गायब हो गया, तो फिर ऊपर पानी चढ़ेगा ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इस प्लांट में एसेंट ऑफ सैप होता है। इसका मतलब रूट प्रेशर अकेला वो प्रेशर नहीं हो सकता जो प्लांट के अंदर एसेंट ऑफ सैप को कराए। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है रूट प्रेशर थ्योरी का। तीसरा ड्रॉबैक सुनिए। तीसरे ड्रॉबैक में हम लोग एक प्लांट के लिए जो हम लोग फेवरेबल सीज़न लेते हैं, उस फेवरेबल सीज़न की बात की जाए तो प्लांट में आप जानते हैं स्प्रिंग सीज़न और रेनी सीज़न जो है वो हमारे फेवरेबल सीजन्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है स्प्रिंग सीज़न में और रेनी सीज़न में, प्लांट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। अच्छा, रूट प्रेशर जो है वो स्प्रिंग सीज़न और रेनी सीज़न में तो प्रेजेंट होता है, इसके अलावा पूरे साल यानी स्प्रिंग सीज़न और रेनी सीज़न को छोड़कर पूरे साल में किसी भी समय रूट प्रेशर नहीं डेवलप होता। ये सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल सीजन्स में डेवलप होता है, यानी स्प्रिंग और रेनी सीज़न में। बाकी स्प्रिंग और रेनी को छोड़कर पूरे साल में कभी भी रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता। लेकिन प्लांट में एसेंट ऑफ सैप तो पूरे साल चलता है। तो जब एसेंट ऑफ सैप पूरे साल चल रहा है और रूट प्रेशर केवल 2 सीजन्स में डेवलप हो रहा है, तो फिर रूट प्रेशर जो है वो एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन रेस्ट ऑफ द सीजन। यानी स्प्रिंग और रेनी सीजन को छोड़कर बाकी सीजन में प्लांट में पानी ऊपर की तरफ कैसे चढ़ रहा है, इसे रूट प्रेशर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये इसका तीसरा ड्रॉबैक है।